एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग के बारे में बात करता है। एक मेजर टॉपिक नहीं है, माइनर है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को कॉइन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। अब ये है क्या डॉक्ट्रिन, समझने से पहले केस के बारे में जान लेते हैं। MADA मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच का था ये केस। शुरुआत हुई MDMA जो कि एक स्टेट अथॉरिटी है, उसके साथ और काफी सारी स्टेट अथॉरिटीज ने उन एंटरप्राइजेस से रॉयल्टी चार्ज करना शुरू कर दिया जो उनकी स्टेट में मिनरल एक्सट्रैक्टिंग डेवलपमेंट उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को कंडक्ट करती थी। ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स एक्सट्रैक्शन। अब उनमें से एक जो एंटरप्राइज था वो सेल भी था, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। उन्होंने MDMA और स्टेट अथॉरिटीज की इस रॉयल्टी को चैलेंज कर दिया। क्या कह के? ये कह के कि भाई आपने जो रॉयल्टी हम पे लगाई है वो टैक्स है। ठीक है, अब टैक्स आप हमसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? Mines and minerals, I'll just write the short, या फिर मैं लिख ही देती हूँ, चलो याद रहेगा। Mines and minerals development and regulation, development and regulation act 1957. Wow, that took me a long time. माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 जो एक सेंट्रल एक्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी देता है टू इम्पोज टैक्सेस विद रेस्पेक्ट टू माइनिंग एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट, एंड दैट लिमिट्स द स्टेट्स पावर टू इम्पोज एनी एडिशनल टैक्स। दूसरा, सेंट्रल लिस्ट या फिर एंट्री 1, सॉरी लिस्ट 1 भी कहते हैं इसको, सेंट्रल लिस्ट, और लेट्स कॉल इट लिस्ट 1। लिस्ट 1 में एक एंट्री है 54th एंट्री, जो पार्लियामेंट को पावर देती है टू क्रिएट लॉज विद रेस्पेक्ट टू माइंस एंड मिनरल्स, एंड दैट ऑल्सो प्रिक्लूड्स द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ विच मे चार्ज टैक्स from the authorities or enterprises conducting mining activities in their respective state. चलो, स्टेट का कंटेंशन था कि आप इसको रॉयल्टी को टैक्स नहीं मान सकते। दिस नीड्स टू बी viewed as a royalty, a fee, a payment, not a tax. अब इस कंटेंशन को सेल जो है बार बार डिनाई कर रहा था, चैलेंज कर रहा था, ये कह के कि इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो कि 1995 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली होल्ड किया था कि रॉयल्टी इज अ टैक्स। तो उस प्रीसिडेंट के हिसाब से रॉयल्टी वुड बी अ टैक्स। नाउ यू आर चार्जिंग अस विद एन एडिशनल टैक्स, राइट? इस कंटेंशन को, इस प्रीसिडेंट को स्टेट डिनाई कर रहा था, ये कह के कि दिस इज नॉट अ टैक्स, दिस इज अ रॉयल्टी. Royalty is equivalent to a fee, a small payment. It is not a tax. Plus, जैसे आप एंट्री 54 को कोट कर रहे हैं हमारे सामने, वैसे हम भी आपके सामने एक एंट्री को रख देते हैं, और वो लिस्ट 2 की एंट्री नंबर 50 है। ठीक है, एंट्री 50 जो कि एक्सप्रेसली स्टेट लेजिस्लेचर को भी माइंस और मिनरल्स पे टैक्स लगाने की इजाजत देती है, एज लॉन्ग एज दैट टैक्स डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद एनी सेंट्रल प्रोविजन और legislation. So that gives us the power to charge fee, payment or any levy something on you. तो हमारे पास ऐसा तो नहीं कि टैक्स लेने की पावर ही नहीं है, हम टैक्स, एडिशनल टैक्स हम नहीं ले सकते, या फिर कोई ऐसा टैक्स नहीं ले सकते जो सेंट्रल टैक्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए। अब यहाँ पे तो हम टैक्स ले ही नहीं रहे, हम तो रॉयल्टी ले रहे हैं, टैक्स नहीं है वो, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और आपका चैलेंज जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। अब ये केस जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक आया है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जजमेंट डिलीवर करने वाली 9 जजेस की बेंच है। ये एक बहुत ही पुराने एरोनियस इंटरप्रिटेशन को करेक्ट करता हुआ जजमेंट है।
8:1 की मेजोरिटी से आया। 9 जजेस बेंच मतलब बहुत बड़ी बेंच, बहुत सारे मैटर्स, मल्टीपल मैटर्स, एटलीस्ट इट मस्ट हैव बीन मोर देन 70-80 मैटर्स जिन्हें एक साथ फाइनली इस केस के थ्रू डिसाइड किया गया है, इसलिए इतनी बड़ी बेंच बैठी। अब इस डिस्टिंक्शन को क्लियर करना क्रूशियल है क्योंकि टैक्सेशन पे इसके बहुत सीरियस implications हैं. It is very important to clarify the difference between royalty and a tax and to give a clear interpretation so that the further tax regimes and the confusion between central tax and state tax can be solved once and for all. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, इज नॉट अ टैक्स। ठीक है, रॉयल्टी टैक्स नहीं है। रॉयल्टी इज बेसिकली अ पेमेंट विच इज चार्ज फॉर द प्रिविलेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। आप उस स्टेट से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक प्रिविलेज है जो हर किसी को नहीं मिल सकती। उस प्रिविलेज के लिए आप उस स्टेट को एक सर्टेन फी देंगे, पेमेंट देंगे। जैसे कुंभ के मेले में या किसी भी और मेले में अगर आप जाते हैं तो एक एंट्री फी देते हैं, वो एंट्री फी आपकी प्रोटेक्शन के लिए होती है या किसी भी चीज के लिए होती है। तो इट इज लाइक दैट, जैसे झूले पे जाने की फी, ताकि उस झूले की मशीनरी को रन किया जा सके, राइट? अब ये उसी तरह की फी है। इट इज अ स्पेसिफिक पेमेंट चार्ज्ड बाय अ पर्टिकुलर अथॉरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब दैट यू आर डूइंग। ओके, इट इज नॉट अ टैक्स। इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट a tax would be, which is a general charge imposed by the respective authorities. चलो, जो स्टेट का कंटेंशन था कि एंट्री 50 लिस्ट 2 हमें ये पावर देती है कि हम माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज पे टैक्स लगा सकें, ये पावर बिल्कुल सही है। दे आर नॉट क्रिएटिंग द पावर, इट इज एक्चुअली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली। और उससे कहा भी हुआ है एज लॉन्ग एज इट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉज। So as long as there is no conflict, state has the power to impose a tax on mines and mineral activities. ठीक है, बस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, क्योंकि जो एमडीएमए चार्ज कर रहा है बाकी स्टेट अथॉरिटीज के साथ, वो रॉयल्टी है, वो फी है, वो टैक्स नहीं है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसीलिए the contentions by the state is not wrong and they can charge royalty in addition to tax which the enterprise might be paying to the central government. चलो, अब ये तो तय हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग कैसे आता है यहाँ पे? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग इस केस में यूटिलाइज किया गया। केस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस केस को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैम इज इट नॉट अ जनरल रूल, इज नॉट एवरी केस अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट रेट्रोएक्टिवली? इट इज नॉट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग एक ऑटोमेटिक रूलिंग नहीं है। ये तभी अप्लाई होती है जब सुप्रीम कोर्ट या रेस्पेक्टिव कोर्ट इसे एक्सप्रेसली स्टेट करे कि ये केस अब उन सिचुएशंस पे अप्लाई करेगा जो इस केस के बाद इमर्ज करेंगी। रूलिंग को या इस डॉक्ट्रिन को समझ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, अ डॉक्ट्रिन व्हिच वाज कॉइन्ड इन गोलकनाथ केस, is basically a legal principle which allows the court to apply a particular interpretation or to change, basically to change and alter a precedent or overrule a precedent or change or alter a law, and to apply that change to future cases and situations instead of past cases and situations. एक लॉ को चेंज करके, ओवर रूल करके, या किसी प्रीसिडेंट को चेंज करके, ओवर रूल करके, उस चेंज को उन सिचुएशंस पे अप्लाई करना जो इस केस के बाद इमर्ज होंगी, ना कि उन सिचुएशंस पे जो इस केस से पहले हो चुकी हैं। अब इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग क्यों इस्तेमाल की गई? इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि 1995 का केस है, उस जैसी बहुत सारी कंपनीज थी जो स्टेट को किसी भी तरह का टैक्स या फी नहीं पे कर रही थी, रॉयल्टी नहीं पे कर रही थी, ये मानते हुए कि भाई रॉयल्टी को तो सुप्रीम कोर्ट टैक्स डिक्लेयर कर चुका है, स्टेट और सेंटर एक साथ माइंस एंड मिनरल एक्टिविटीज पर टैक्स नहीं लगा सकते। अब अगर उस रूलिंग को ओवर रूल किया जा चुका है, तो क्या आप 1995 से लेकर 2024 तक
जितना भी टैक्स स्टेट कलेक्ट कर सकती थी या जितनी भी रॉयल्टी स्टेट कलेक्ट कर सकती थी वो सारी की सारी बरामद करेंगे। ये एक बहुत अननेसेसरी हार्डशिप हो जाएगी एक ऐसे पार्टी के ऊपर जो कि सिवाय लॉ फॉलो करने के कुछ नहीं कर रहा था। दे वर नॉट ब्रेकिंग और वायलेटिंग अ लॉ, दे वर फॉलोइंग द लॉ इवन इफ इट वाज एन एरोनियस लॉ। उस एरर को सिर्फ एक जुडिशियल मशीनरी या मैकेनिज्म ही करेक्ट कर सकता है। इट इज नॉट ऑन द पार्टीज टू करेक्ट इट ऑन देयर ओन देन एंड यूज द इम्प्रूव्ड वर्जन। ऐसा तो नहीं होगा। वो लोग लॉ फॉलो कर रहे थे। तो 1995 से लेकर 2024 तक जितना रॉयल्टी बकाया है वो सब आप दो इंटरेस्ट के साथ। ये तो बहुत ही अनजस्ट प्रिंसिपल या अनजस्ट डिसीजन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए केसेस को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है, सारे केसेस को नहीं, उन केसेस को जिनकी रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन एक बहुत कियोटिक सिचुएशन इंसू कर सकती है। गोलकनाथ में ये डॉक्ट्रिन लाया गया। गोलकनाथ में ये होल्ड किया गया कि भाई पार्लियामेंट के पास पार्ट 3 को अमेंड करने की कोई पावर नहीं है। ना तो पार्ट 3 अमेंड किया जा सकता है, ना ही कोई ऐसा लॉ लाया जा सकता है जो पार्ट 3 को वायलेट करे, राइट। अब 1967 में गोलकनाथ का जजमेंट आया था और 1967 से पहले पार्ट 3 अमेंड भी हो चुका था और ऐसे बहुत सारे लॉज आ चुके थे जिन्होंने पार्ट 3 को अच्छे से वायलेट किया हुआ था, राइट। अब अगर इसको रेट्रोएक्टिवली अप्लाई किया जाता तो लेजिस्लेचर का 1951 से लेकर 67 तक जितना भी एफर्ट था वो सब जीरो हो जाता, इंक्लूडिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वाज इन फैक्ट created or put forth to alter part 3 and incorporate reservation expressly in the constitution। तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो 67 तक हुए थे वो सारे वॉइड हो जाते, लेजिस्लेचर का सारा एफर्ट एकदम जीरो हो जाता, सरकार का पूरा वैल्यू शून्य हो जाता। वो सरकार, वो नेता जिन्हें हमने चुना था अपना लीडर्स, ठीक है। केशवानंद भारती में इस प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को वापस एस्टैब्लिश किया गया और ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन सिर्फ उन सिचुएशंस पे अप्लाई करेगी जो 1973 केशवानंद भारती की रूलिंग के बाद आई हैं। मतलब एवरी लॉ, एवरीथिंग दैट द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज वुड सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर दिस केस, नॉट बिफोर, because there were many situations, many instances, notifications, orders and whatnot which were clearly going against the basic structure but they were left intact क्योंकि उसको उनको छेड़ना मतलब बहुत ज्यादा हैसल, एक बहुत ही बड़ा केओस जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉज में तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन काफी वोकल है कि भाई क्रिमिनल लॉज को आप रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, लेकिन सिविल लॉज पर वो साइलेंट है। मतलब सिविल लॉज को रेट्रोएक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर ये रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन एक मेजर डिस्टर्बेंस कॉज करता है तो इसे रोक लिया जाता है। कैसे रोका जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से रोका जाता है। गॉट इट? तो इस केस पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को रीअफर्म किया गया। वो सारे के सारे एंटरप्राइजेस जो रॉयल्टी या किसी भी तरह का फी नहीं दे रहे थे ये मान के कि हम टैक्स भरने के लिए या टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है कि रॉयल्टी एक टैक्स है, इसलिए हम पे नहीं करेंगे, उन पर वापस से वो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। दिस केस वुड now apply after we have delivered it, which was 2024। तो 2024 में ये जो जजमेंट आया है ये आने वाली सिचुएशंस में अप्लाई होगा और वो एंटरप्राइजेस जो रॉयल्टी नहीं दे रहे थे वो अब 2024 के बाद से रॉयल्टी पे करेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ टैक्स। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में या इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो अथॉरिटीज थी जो सीधा सीधा शामिल थी, अब देखो यहाँ पे बैलेंस की बात हो जाती है। जजमेंट में मना कर दिया कि आपको पुराना कोई टैक्स लाइबिलिटी पे करने की या पुरानी कोई रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। दिस केस वुड हैव अ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, नॉट अ रेट्रोएक्टिव वन।
लेकिन स्टेट एक सर्टेन पेमेंट के लिए एंटाइटल्ड थी, वो पेमेंट जो अनफेयरली उन्हें कलेक्ट नहीं करने दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक एरोनियस जजमेंट दे दिया था। अब एक पार्टी के साथ आप न्याय करना चाहते हैं, दूसरी पार्टी के साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। क्रिमिनल मशीनरी भी इसी तरह से बनाई गई है कि a person cannot be unjustly treated. Even the smallest of principles determine or are devised a manner so as to not cause injustice to a party, even if it is a party which has committed that mistake. जैसे negligence में अगर आपने कोई चेन रिएक्शन कॉज कर दिया है तो आप उस पूरे के पूरे चेन के लिए लायबल नहीं होते, तो पूरी जमीन जायदाद बिक जाएगी कंपेंसेट करते हुए, है ना। तो आप उसी पर्टिकुलर टॉर्ट के लिए या उसी नुकसान के लिए लायबल हैं जो आपने सीधा डायरेक्टली कॉज किया है। इफ a chain reaction ensues because of your negligence, you are not liable for the entire transaction. You're only liable for the particular first instance that you directly caused. ठीक है, अदरवाइज अ पर्सन वुड हैव टू सेल हिज ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू कंपेंसेट एवरीबडी इन्वॉल्व। तो ये अनजस्ट है। गलती की सजा ऐसी नहीं हो सकती कि किसी की बिल्कुल आप जमीन जायदाद बिकवा दें और उसे सड़क पे ले आए। दैट इज नॉट हाउ जस्टिस इज डन। So similarly in this case you could not deprive state of a fair payment, a payment which it was entitled to but was not able to accrue or get or extract because of an erroneous ruling. तो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस अटेन करने के लिए हालांकि प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया इस लॉ को, लेकिन ये भी कह दिया कि 2005 से आप जो रॉयल्टी आपको पे करनी चाहिए थी 2005 से लेकर 2024 तक वो आप स्टेट को पे करिए। ठीक है, इन अदरवाइज इन एनी अदर कंडीशन ऑल्सो अगर वो गलत रूलिंग नहीं आई होती तो भी आप पे कर रहे होते। तो वो 10 साल का एग्जेम्पशन दे दिया 1995 से 2005 तक कुछ नहीं, लेकिन 2005 से लेकर 2024 तक का जितना भी पैसा बकाया है जो आपको देना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया, भले ही आपकी गलती नहीं थी, आप देंगे क्योंकि स्टेट उस पैसे के लिए एंटाइटल्ड है। बट you don't have to pay it right now, you have 12 years to settle that payment. So it is more than fair. जजमेंट जो आया है वो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के साथ साथ एक दूसरी पार्टी के को बैलेंस करता हुआ है। सो nobody is treated unfairly, everybody actually gets justice. State gets the payment and the parties which are supposed to pay gets ample amount of time to pay, and they don't have to pay right from the beginning, they have to pay from the middle. दिस इज वॉट वी कॉल नेचुरल जस्टिस। जब आप नेचुरल जस्टिस पे कोई आंसर लिख रहे हैं जो कि अपने आप में एक लॉन्ग आंसर है, तो आप इस जजमेंट को कोट कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली पेपर जस्टिस से हटके एक जजमेंट है। भले ही एक बड़े टेक्निकल से सब्जेक्ट पे है, लेकिन बहुत सारे क्या कहेंगे, बहुत सारी जगहों पे यूज किया जा सकता है। जैसे आप किसी भी डॉक्ट्रिन जहाँ पे सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है और स्टेट लॉ प्रिवेल नहीं करता है, वहां पे भी आप इसको चाहें तो बाय इंटरप्रिटेशन यूज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू यूज द इंटायर जजमेंट पर से। आपने इंटरप्रिटेशंस नहीं, कमेंट्रीज में देखा है कि पूरे स्टैंजाज में बस numbers होते हैं। एवरी लाइन इज टेकन फ्रॉम सम और द अदर केस। द ऑथर नेवर क्रिएट्स एनीथिंग, ही जस्ट कीप्स कोटिंग case laws, right? So you can also do it. It actually would make a wonderful answer. You're not creating anything, you are substantiating your answer with established precedents, which makes your answer all the more significant and relevant, right? तो ये आप बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स में यूज कर सकते हैं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में यूज कर सकते हैं, और अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग आ जाती है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे दिल्ली जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछी गई थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। अगर आपको ये सवाल आपके मन में आता है कि मैम आप जवाब दे पाएं कि नहीं, तो सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। आई थिंक एवरीबडी वुड गेट इट बिकॉज आई एम नॉट करंटली, आई एम टीचिंग हियर, विच इज something I equally enjoy. Anyhow, let's not go there. So this is what the entire case was. ठीक है, चलो नोट्स के लिए एक बार अपने कंटेंट को भी देख लेते हैं। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड क्या था। केस रिवॉल्व्स अराउंड entry 50 of list 2 state list of the 7th schedule which deals with taxes on mineral rights,
Regulation of mines and minerals development is covered under both union list and state list. ठीक है, अब पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 अंडर आर्टिकल 246. प्रीवियस जजमेंट्स इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 7 जज का ये बेंच था जिसने रॉयल्टी को टैक्स डिक्लेयर कर दिया और स्टेट लेजिस्लेचर को कह दिया कि आपके पास कंपिटेंस नहीं है मिनरल राइट्स पे किसी भी टैक्स को लेवी करने की, क्योंकि ये एमएमडीआर एक्ट एक्सक्लूसिवली कवर करता है. कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि रॉयल्टी नहीं यूज की जा सकती स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू, क्योंकि रॉयल्टी भी एक टैक्स ही है. इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स, इट इज अ मेजर ऑफ टैक्स ऑन मिनरल बेयरिंग लैंड्स अंडर एंट्री 49 ऑफ लिस्ट 2. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केसोराम इंडस्ट्रीज 2004, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्लैरिफाई किया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, डिफरिंग इट फ्रॉम इंडिया सीमेंट डिसीजन. ये लार्जर बेंच को रेफर हो गया था डिसीजन. इसी तरह से मल्टीपल केसेस और पिटिशंस थे जिनको क्लब करके एक साथ इस केस में सुना गया जो मैं आपको आज पढ़ा चुकी हूँ. State actions post India Cement case and Kesoram case. After these cases, several legislatures imposed taxes on mineral bearing land using mineral value or royalty as the measure. Some states like Rajasthan, Uttar Pradesh also imposed environment and health cess and fee for transporting coal and coal dust from mines. अब एक बहुत ही अजीब तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कि भाई रॉयल्टी नहीं कलेक्ट कर सकते तो एनवायरमेंट सेस कलेक्ट कर लेंगे, वो कलेक्ट कर लेंगे, ये कलेक्ट कर लेंगे. सो देयर वाज नो क्लैरिटी एज टू व्हाट यू कैन कलेक्ट एंड व्हाट यू कैन नॉट कलेक्ट व्हेन इट कम्स टू माइनिंग एंड मिनरल एक्टिविटीज, मिनरल एक्सट्रैक्टिंग एक्टिविटीज जो कि स्टेट्स में ही होती हैं. तो अब ये केस उन सारी की सारी कंफ्यूजन्स को पूरी तरह से क्लैरिफाई करता है. स्टेट्स डू नॉट हैव टू यू नो कवर और व्हील एनीथिंग, उन्हें कुछ भी प्रिटेंस करने की जरूरत नहीं. इफ दे वांट टू चार्ज अ रॉयल्टी ऑन मिनरल एक्टिविटीज दे कैन डू इट ओपनली. उसे किसी भी और नाम के थ्रू जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब चैलेंजेस राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब में आए थे कि एनवायरमेंट, हेल्थ सेस, मिनरल एक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में ही लिया जाता है. मतलब द नेम इज चेंज बट इट इज द सेम थिंग एज मिनरल टैक्स और समथिंग लाइक दैट. You cannot charge it because that is something which falls within the exclusive zone of center. ठीक है. Legal challenges, constitutional validity of these levies was challenged in various high courts with arguments कि state legislature अपनी legislative competence को exceed करते हैं और ये levies जो है वो सीमेंट केस में जो लॉ स्टैब्लिश हुआ था कि आप रॉयल्टी नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि रॉयल्टी भी टैक्स है, उसको वायलेट करता है. ठीक है. लार्जर बेंच पे जजमेंट आया. डिवर्जेंस बिटवीन इंडिया सीमेंट केसोराम लेड टू मैटर्स बीइंग रेफर्ड टू अ 9 जज बेंच टू प्रोवाइड अ डिसाइसिव रूलिंग ऑन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. फाइनली एमएडीए जजमेंट जुलाई 2024 का जजमेंट है जिसमें 9 जज बेंच ने इंडिया सीमेंट केस को ओवररूल कर दिया और डिक्लेयर किया कि स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है मिनरल राइट्स और मिनरल बियरिंग लैंड्स पे टैक्स लगाने का, as long as it does not conflict with a central law. After MADA judgment, the assessees requested the judgment to be applied prospectively given the substantial financial implication for the past transactions. Like I told you, Supreme Court ने इसलिए इस मैटर को सबमिशंस के लिए दे दिया एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि 2005 के बाद से आप पेमेंट शुरू करेंगे. Issues थे whether MADA judgment should be applied prospectively given its significant financial implications, whether states have legislative competence to impose taxes. So the questions were answered in affirmative. Legal provisions हम already पढ़ चुके हैं. Prospective overruling court ने plea को reject कर दिया to apply MADA judgment prospective. However, it laid down specific conditions to balance the interest of states and assessees. Taxes जो है वो 2005 से पहले लेवी नहीं किए जा सकते. तो it is incorrect to say कि वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई है prospectively, लेकिन उसको partially यूज किया गया है ताकि दोनों ही पार्टीज के साथ injustice ना हो. Like I told you, पेमेंट ऑफ टैक्स डिमांड्स इज टू बी स्टैगर्ड ओवर 12 years. ठीक है, 12 साल के विदिन आपको पे करना है स्टार्टिंग फ्रॉम April 1st 2026. तो 2026 से 12 साल के बीच में आप इसको सेटल कर सकते हैं. यू हैव एम्पल टाइम टू पे
the taxes which the state could have levied starting from 2005 instead of India Cement की ruling का date which was 1995. Okay. This is the doctrine of prospective ruling, allows a new rule established by overruling a precedent to be applied only to future cases to avoid undue hardship or justice. First applied in Golaknath versus State of Punjab and then later on. फिर उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस. गोलकनाथ सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज से रिलेटेड. शेवरॉन ऑयल कंपनी वर्सेस हसन, US case referred to by the Indian Supreme Court which laid down factors for applying prospective overruling. India Cement Limited versus State of Tamil Nadu applied prospective overruling to protect state revenues and avoid the need for refunds or of tax collected under the invalidated legislation. Then we have Managing Director ECIL versus B. Karunakar upheld the prospective application of a ruling. Municipal Council Kota versus Delhi Cloth and General Mills Company Limited demonstrated court's reluctance to apply prospective overruling. जब legislative powers affirm हो रही हैं. A little unrelated but important nevertheless. Jindal Stainless Limited versus State of Haryana overruled long-standing precedents and applied the ruling retrospectively, showcasing court's approach in tax matters. जनरली टैक्स के जो मैटर्स होते हैं उसमें प्रोस्पेक्टिव रूलिंग को थोड़ा सा रिलक्टेंटली अप्लाई किया जाता है क्योंकि टैक्स जो है वो जनरल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, टैक्स को सरकार कलेक्ट करके अपनी जेबों में नहीं रख लेती है, उसे इस्तेमाल किया जाता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए. अगर माइंस एंड मिनरल्स एक्टिविटीज से जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो उसी पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा. तो अगर स्टेट टैक्स कलेक्ट कर नहीं रही तो जो प्रीएम्प्टिवली सारे के सारे एंटरप्राइजेस माइंस मिनरल्स एक्टिविटीज को अनकंडीशनली किए जा रहे हैं और किसी भी फी को पे भी नहीं कर रहे हैं, तो स्टेट का नुकसान भी हो रहा है, एनवायरनमेंट भी कोरोड हो रहा है और स्टेट को बदले में कुछ भी चार्ज नहीं मिल रहा है जिससे वो रिस्टोर कर सकती है ज़मीन को, एनवायरनमेंट को या फर्दर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में उस पैसे को यूज कर सके. सो दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी अलाउड. टैक्स का कलेक्ट होना कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है. यहाँ पे फिर भी प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग को पार्शियली अप्लाई किया गया क्योंकि अनड्यू हार्डशिप तो वाकई क्रिएट हो जाती है एंटरप्राइजेस पे कि प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं करेंगे, एकदम अप्लाई नहीं करेंगे और एकदम रिजेक्ट भी नहीं करेंगे. 2005 से पैसा दे दो आप, ठीक है, 1995 से मत दो और आप समय ले लो उस पैसे को देने के लिए. डोंट पे इट इमीडिएटली, राइट. और आइंदा से अब यही रूल फॉलो होगा कि रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा. स्टेट कैन कलेक्ट रॉयल्टीज, दे कैन कलेक्ट टैक्स ऑल्सो. अब अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए जुडिशरी है ही. प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं. विच एंट्री इन द स्टेट लिस्ट डील्स विद टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स. अब इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं बिल्कुल जब तक कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट केस लाइमलाइट में ना आया हो. अब ये सिग्निफिकेंट केस है, 9 जज का बेंच है. एज अ जुडिशरी एस्पायरेंट यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट दिस केस. इसलिए इसके इफ नॉट लॉ जनरल स्टडीज में आने के चांसेस है, लीगल करंट अफेयर है. ठीक है, आंसर आपको पता ही है. Which act regulates mines and minerals development under the Constitution of India? You know the answer. Leave it down in the comments below. What is the doctrine that allows a new rule to be applied only to future cases to prevent undue hardship? You understand the doctrine now, you can easily answer this question. Discuss the constitutional implications of the Supreme Court's decision in the MADA case with respect to the legislative competence of states in imposing taxes on mineral rights. Examine the relevance of the doctrine of prospective overruling in the context of Indian jurisprudence, citing the MADA judgment and other landmark cases. अब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं to improve your answer writing further. Get them evaluated. Make sure that somebody tells you about your mistakes and how you can improve further. Right? तो आज के लिए इतना ही. इसी तरह के इंटरेस्टिंग केस के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे. तब तक सब अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.